हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था को पढ़ेंगे। अब भू राजस्व व्यवस्था जो मुगल काल में सबसे अच्छी थी वो किसके टाइम पे थी? अकबर के टाइम पे थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अकबर टोडरमल, जो अकबर के नवरत्न में से एक था, टोडरमल को क्या करता है? अकबर शाही दीवान के पद पर नियुक्त करता है। कौन करता है? अकबर टोडरमल को। टोडरमल को शाही दीवान क्या था उस टाइम पे? वित्त मंत्री था। जो पद वित्त मंत्री आज होता है वह उस टाइम पे क्या था? शाही दीवान। टोडरमल को यह क्या करता है? शाही दीवान के पद पे नियुक्त करता है। वित्त मंत्री नियुक्त करता है। 1580 में आईने ए दहसाला नामक क्या करता है? व्यवस्था को प्रारंभ करता है। अब आईने ए दहसाला व्यवस्था क्या थी कि यह क्या था? जाप्ती प्रणाली का ही एक रूप था। अब जाप्ती प्रणाली क्या थी कि जाप्ती प्रणाली के बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा बता दिया है, लेकिन आज भी मैं जाप्ती प्रणाली के बारे में बता देता हूँ। जब मैंने आपको शेरशाह सूरी वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको जाप्ती प्रणाली के बारे में बताया था। अब जाप्ती प्रणाली क्या थी कि उस टाइम पे शेरशाह सूरी क्या करता है कि जो भूमि है उसको 3 भागों में विभक्त करता है। 3 भाग भूमि के क्या थे? जहां खेती अच्छी होती थी उसे उत्तम, दूसरा था मध्यम और तीसरा था इसमें निम्न। जहां खेती क्या होती है? कम होती है। इन 3 भागों में क्या करता है? भूमि को विभक्त करता है और इन तीनों भूमियों का क्या निकालता है? औसत निकालता है और उस औसत का 1/3 क्या निकालता है? भू राजस्व निकालता है। ये कौन करता है? शेरशाह सूरी। और जो यहाँ पे आईने ए दहसाल या आईने ए दहसाला नामक व्यवस्था है वो क्या है? इसी जाप्ती प्रणाली का ही उत्तम रूप है। अब टोडरमल को ये क्या करता है? आईने ए दहसाला बनाकर वहां का क्या करता है? शाही दीवान का पद से नियुक्त करता है। अब इसमें जो पहला पॉइंट है कि जो भूमि है उस भूमि को जो मुगल काल में है वह किस प्रकार से भूमि को बांटा गया था। तो पहला है इसमें पोलज। जो पोलज है, पोलज ऐसी भूमि है जहां प्रत्येक वर्ष खेती होती हो। जिस भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती हो उसे कहे गए पोलज। अब दूसरा इसमें पट्टी है कि जिसमें एक वर्ष छोड़कर खेती की जाए। इसका अर्थ हो गया कि एक साल खेती की, दूसरे साल उसे छोड़ दिया, फिर अगले साल उसमें खेती, फिर अगले साल उसको छोड़ दिया। तो ऐसी भूमि को कहा जाता है पट्टी। फिर तीसरा इसमें चांचर कि जिसमें 3 या 4 वर्ष में खेती हो, कि आज खेती कर दी और 2-3 साल या 3-4 साल बाद क्या कर दिया? फिर उसमें खेती करनी पड़ती थी। लगभग 3 या 4 साल तक उसे खाली रखा जाता था। ऐसी भूमि को कहा जाता था चांचर। वह चांचर। अब चौथा था इसमें बंजर कि बंजर क्या थी कि जिसमें 5 वर्ष से खेती न हो। ऐसी भूमि जिसमें 5 वर्ष से खेती न हो, ऐसी भूमि को वहां पे क्या कहा गया था? बंजर कहा गया था। अब इन खेतियों पे किस प्रकार से भू राजस्व लिया जाता था या कर लिया जाता था, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मैंने आपको बता दिया है कि टोडरमल 1580 में क्या होता है? आईने दहसाल नामक व्यवस्था प्रारंभ करता है और जो जाप्ती प्रणाली का उत्तम रूप है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब अकबर क्या करता है कि 1570 से लेकर 1580 तक इन 10 वर्षों में क्या करता है? इन 10 वर्षों का क्या औसत उपज का मूल्य निकालकर इन 10 वर्ष में जितनी भी खेती हुई हो इन 4 प्रकार की भूमि पे इनका क्या निकाल देता है? औसत निकालकर उसका मूल्य
उस भूमि में जो उपज हुई उस उपज का मूल्य निकालकर 1/3 भाग क्या करता है, भू राजस्व निर्धारित करता है और इसे आईन-ए-दह साल कहा जाता है। तो जो अकबर ने 10 साल में इन 4 प्रकार की भूमि पर जो उपज हुई उस उपज का क्या निकाला, मूल्य निकाला और इसका 1/3 भाग क्या किया, भू राजस्व निर्धारित किया। और इसे क्या कहा गया, आईन-ए-दह साल कहा गया। इसके बाद अकबर क्या करता है कि जो शेरशाह सूरी ने गज-ए-सिकंदरी भूमि की नाप के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग किया था। किसने, गज-ए-सिकंदरी भूमि नाप के लिए क्या था, एक पैमाना था, एक गज-ए-सिकंदरी। इसे किसने शुरू किया था, शेरशाह सूरी ने। अकबर क्या करता है, गज-ए-सिकंदरी के स्थान पे क्या करता है, गज-ए-इलाही। अकबर करता है गज-ए-इलाही का प्रयोग। इसका प्रयोग कौन करता है, अकबर करता है, गज-ए-इलाही का प्रयोग। जो शेरशाह सूरी गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग करता है भू राजस्व निकालने में, यहाँ पे अकबर क्या करता है, गज-ए-इलाही का प्रयोग करता है। अब इसके बाद अकबर क्या करता है कि अजमेर में भू राजस्व को घटाकर क्या करता है, अजमेर की बात हो रही है, अजमेर में भू राजस्व को घटाकर क्या करता है, 1/7 या 1/8 कर देता है। कहाँ की बात हो रही है, अजमेर की बात हो रही है। अजमेर में भू राजस्व को घटाकर 1/7 या 1/8 कर देता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अकबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे भू राजस्व फिर से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और औरंगजेब के टाइम पे भू राजस्व क्या होता है, 1/2 पूरी खेती का आधा लिया जाता है। तो पूरी खेती उसका आधा क्या देना पड़ता है, भू राजस्व दिया जाने लगता है। जो भू राजस्व है यह क्या 2 रूपों में दिया जाता है, या तो कर के रूप में या तो फिर अनाज के रूप में। और अब अगला इसमें मुगल कालीन स्थापत्य कला। ये हम सब जानते हैं कि मुगल काल में जो स्थापत्य कला है वह काफी विकसित हुआ है, इसलिए मुगल काल को स्थापत्य कला का एक महान युग भी कहा जाता है। अब क्या होता है कि जब बाबर रहता है तो बाबर के टाइम पे स्थापत्य कला उतना विकसित नहीं रहता है। बाबर क्या होता है कि जो मानसिंह के द्वारा निर्मित ग्वालियर का जो किला है उससे क्या होता है, प्रभावित होता है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है कि स्थापत्य कला का विकास शुरू हो जाता है। कि अब इसमें जो पहला पॉइंट है कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में मुगल काल को महान युग कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा पॉइंट इसमें कि बाबर मानसिंह द्वारा निर्मित ग्वालियर के किले से बहुत प्रभावित हुआ। कि जो ग्वालियर का किला है वह किसने निर्मित किया था, ग्वालियर का किला मानसिंह ने, ये आपको याद रखना है। अब अगला पॉइंट है इसमें कि बाबर के एक अमीर अब्दुल मीर बाकी अयोध्या में क्या करते हैं, एक मस्जिद का निर्माण करते हैं जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है। कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था अब्दुल मीर बाकी। और किसने कराया था, बाबर ने कराया था। बाबर ने कराया और किया किसने, अब्दुल मीर बाकी ने। अब अगला इसमें कि हुमायूं ने क्या किया कि नई दिल्ली में अपने रहने के लिए दीन पनाह महल बनाया। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह महल, हुमायूं दिल्ली और दीन पनाह, ये चीज आपको याद रखनी है कि हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह महल बनवाया। और यहीं से क्या हो जाता है कि स्थापत्य कला का विकास शुरू हो जाता है। और जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इसका जो वास्तुकार थे वो थे मिराक मिर्जा गयास। ये आपको याद रखना है कि वास्तुकार थे मिराक मिर्जा गयास। किसके, हुमायूं के मकबरे की।
जो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। अब जो फतेहपुर सीकरी नगर है वो किसने बसाया था, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था अकबर ने। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो फतेहपुर सीकरी नगर है वह किसने बसाया था, यह बसाया था अकबर ने। और जो फतेहपुर सीकरी है यह नगर क्या है, 3 ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। और चौथी ओर क्या है, एक कृत्रिम झील का निर्माण कराया था। जिस टाइम पे इसने फतेहपुर सीकरी नगर को बसाया था तो ये क्या था कि 3 ओर से क्या था, दीवारों से घिरा हुआ था। और एक ओर से क्या किया था कि कृत्रिम झील का निर्माण किया था, किसने, अकबर ने। अब अगला है इसमें प्रशासनिक इमारतें। प्रशासनिक इमारतें क्या है, दीवान ए आम। कि दीवान ए आम यहाँ क्या होता है कि ये क्या है, एक इमारत का नाम है। और यहाँ पे क्या लगता है, अकबर का दरबार। जो अकबर का दरबार लगता है वो कहाँ लगता है, दीवान ए आम। ये क्या है, प्रशासनिक इमारतें। और इसी दीवान ए आम में क्या है कि जो शाहजहां का मयूर सिंहासन था वो कहाँ रखा गया था, दीवान ए आम में ही रखा गया था। कि इंपॉर्टेंट है ये कि जो शाहजहां का मयूर सिंहासन है वह किस इमारत में रखा जाता है, तो वो रखा जाता है दीवान ए आम में। ये आपको याद रखना है। अब अगली इमारत इसमें दीवान ए खास। दीवान ए खास में क्या होता है कि जो अकबर के अपने विशिष्ट अमीर होते थे वो क्या होते थे, इस इमारत में क्या करते, अकबर से वार्तालाप करते थे दीवान ए खास में। अब इसके बाद प्रशासनिक इमारतों के अतिरिक्त भी क्या है, बहुत सारी मुगल कालीन इमारतें हैं। अब इसमें पहला है अकबर का मकबरा। जो ये अकबर का मकबरा है इसको तो शुरू अकबर करवाता है, लेकिन पूर्ण होने से पहले क्या हो जाता है कि अकबर की मृत्यु हो जाती है। और इसे पूर्ण कौन करता है, अकबर का बेटा जहांगीर करता है। तो अकबर के मकबरे का निर्माण तो कराया था किसने, अकबर ने, लेकिन पूर्ण किया इसे पूर्ण जहांगीर ने किया। अकबर के मकबरे को पूर्ण किया जहांगीर ने। और ये कहाँ है, आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। और इसका निर्माण 1613 में पूर्ण हुआ। और जो ये इमारत है यह क्या है, हिंदू, इस्लामिक और बौद्ध तीनों शैलियों का क्या है, मिश्रण भी है। जो यह इमारत है हिंदू, इस्लामिक और बौद्ध तीनों शैलियों का मिश्रण भी है। अब इसके बाद अगला इसमें एहतामुद्दौला का मकबरा। जो ये एहतामुद्दौला का मकबरा था यह भी किसने बनवाया था, ये बनवाया था जहांगीर। ये चीज आपको याद रखनी है, यह है जहांगीर। और 1626 में इसका निर्माण कहाँ हुआ, आगरा में हुआ था। अब मुगल काल की यह क्या है, पहली इमारत है जो संगमरमर से निर्मित है। यह आपको याद रखना है, संगमरमर से निर्मित पहली मुगल कालीन इमारत कौन सी है, एहतामुद्दौला का मकबरा। और इसमें पितृड्यूरा शैली से क्या होगी, नक्काशी की गई है। जो पितृड्यूरा शैली है वो क्या है, यूरोप की शैली है। यूरोप की शैली पितृड्यूरा। और मुगल काल की पहली इमारत जिसमें संगमरमर लगा है। और भारत की पहली इमारत भी है जिसमें इस शैली का प्रयोग हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये कि जो भारत की पहली इमारत कौन सी है जिसमें पितृड्यूरा शैली का प्रयोग हुआ है, तो वो है एहतामुद्दौला का मकबरा। अब अगला है इसमें कि शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से क्या की थी, दिल्ली में बनाई थी। और यहाँ पे शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया था। कि शाहजहां क्या करता है कि आगरा से दिल्ली को क्या करता है, राजधानी बना देता है और शाहजहानाबाद नगर को बसा देता है। और जो शाहजहां का काल है उसे क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब दिल्ली में जो है शीश महल क्या है, शाही परिवार का स्नानागार भी है। कि जो दिल्ली का शीश महल है वह क्या है, शाही परिवार का स्नानागार। और इसका निर्माण कौन कराता है, इसका निर्माण भी कराता है शाहजहां। अभी बात हो रही है शाहजहां की। अब शाहजहां ने और क्या क्या बनाया, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, रंग महल बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई। ये क्या है, सारी शाहजहां की बनाई है। अब दिल्ली में जामा मस्जिद क्या हुआ, 1656 में बनकर तैयार हुआ। जबकि इसे 1650 में क्या किया था, स्टार्ट किया गया था इसका काम। 1650 में क्या होता है कि इसका निर्माण
किया जाता है, लेकिन इसको बनने में कितने वर्ष लगते हैं? लगभग 6 वर्ष। 6 वर्ष में क्या होता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद क्या होती है? तैयार होती है। जबकि आगरा की जामा मस्जिद 1648 में शाहजहां ने क्या किया था? अपनी पुत्री जहां आरा के सम्मान में बनाई थी। जो आगरा की जामा मस्जिद है, आगरा की जामा मस्जिद अपनी पुत्री जहां आरा के सम्मान में बनाई थी शाहजहां ने। इसके बाद अगला इसमें कि मोती मस्जिद आगरा के किले के अंदर है, कि जो मोती मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? आगरा के किले के अंदर है। और ये सारी बनाई किसने है? ये सारी बनाई है शाहजहां ने। शाहजहां ने। अब ताजमहल का निर्माण 1632 में प्रारंभ हुआ और 1664 में यह बनकर तैयार हुआ। और जो इसका कलाकार था बनाने वाला, वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसे आप क्या याद रख सकते हैं? लाहौरी। ताजमहल का जो कलाकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, और यह 1654 में बनकर तैयार हुआ था। अब शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आता है, तो औरंगजेब के टाइम पे जो सबसे प्रसिद्ध मकबरा है वो है राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी क्या है? औरंगजेब का सबसे प्रसिद्ध मकबरा है, जो औरंगजेब ने अपनी पत्नी की स्मृति में औरंगाबाद कहाँ स्थित है? औरंगाबाद है महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण कराया था किसने? औरंगजेब ने अपनी पत्नी की स्मृति में। इसको बीवी का मकबरा भी कहते हैं या दक्षिण का ताजमहल। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है राबिया उद दौरानी को या बीवी के मकबरे को। अगर बीवी का मकबरा दिया रहेगा तो आपको बीवी का मकबरा करना है, और अगर राबिया उद दौरानी दिया रहेगा तो आपको उसको करना है। तो ये थे स्थापत्य कला औरंगजेब के टाइम पे का सबसे प्रसिद्ध। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।